नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रथम गुप्ता और आप देख रहे हैं डिवाइन लाइट एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं ज्योमेट्री की दूसरी क्लास करवाऊंगा और इस क्लास का नाम होगा लाइन, एंगल एंड रे। मतलब इस क्लास में मैं आपको लाइन, एंगल और रे के बारे में करवाऊंगा। ये ज्योमेट्री की सिर्फ शुरुआत ही है, तो इसलिए अगर आपने ज्योमेट्री का मेरा पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले वाला पार्ट आप जरूर देख लेना, ताकि आपको ये क्लास नंबर 2 अच्छे से समझ आ जाए कि मैं क्लास नंबर 2 में लाइन, एंगल, रे ही क्यों करवा रहा हूं। इसलिए आप सबसे पहले क्लास नंबर 1 देखिए, उसके बाद क्लास नंबर 2 आइए। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखो, पॉइंट नंबर 1 में जो मैं पढ़ाऊंगा उसको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम लाइन, एंगल, रे ही क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले वाले पार्ट में करवाया था, पहली क्लास में करवाया था कि ज्योमेट्री में ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल और पॉलीगन, ये 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर चीज में, हर एक चारों पॉइंट में एंगल, लाइन और रे का कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर किया गया है। इसलिए अपने को सबसे पहले लाइन, एंगल, रे, पॉइंट, ये सब चीजों के बारे में जरूर पता होना चाहिए, ताकि जब मैं आपको ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल और पॉलीगन वाले चैप्टर करवाऊंगा तो आपको वो चीजें अच्छे से समझ आ जाएं। तो इसलिए हम लाइन, एंगल, रे कर रहे हैं। तो चलो पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। देखो, पॉइंट नंबर 1 में क्या है। पॉइंट नंबर 1 में मैं आपको बताऊंगा कि पॉइंट क्या होता है, इसके अलावा लाइन क्या होता है, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि रे क्या होता है और ये कैसे बनती है, और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि एंगल कैसे बनता है। तो ये चारों चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बिल्कुल और बिल्कुल बेसिक है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं और आप ये कॉपी पेन लेकर पढ़ना, ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सको और रिवीजन करने के लिए आपको वीडियो दोबारा ना देखनी पड़े। आप सीधा सीधा नोट्स बनाकर ही उसमें से रिवाइज कर लो। ठीक, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट नंबर 1 में पॉइंट क्या होता है। पॉइंट को हिंदी में कहते हैं बिंदु। मैं इंग्लिश, हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में लेकर चलूंगा, इसलिए मैंने जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है वो इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके लिखी हुई है। और मैंने जो भी है आपके सामने चैप्टर जिस फॉर्मेट में अरेंज किया है, और वो एक बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया है, जिससे आपको कुछ भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मुश्किल से मुश्किल कंटेंट भी, मुश्किल से मुश्किल पॉइंट भी आप बड़े इजीली से समझ लोगे, क्योंकि मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया है। तो उम्मीद है कि आप भी उतनी मेहनत से पढ़ोगे जितनी मेहनत से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए करते हैं। आप सबसे पहले मुझे बताइए कि पॉइंट क्या होता है, बिंदु क्या होता है। बिंदु क्या होता है? बिंदु क्या होता है? सिर्फ एक छोटा सा डॉट। क्या यही होता है बिंदु? बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं, पर वास्तव में बिंदु क्या होता है? बिंदु एक ऐसा सर्कल होता है जिसकी अपनी कोई रेडियस नहीं होती। ठीक, जैसे मैंने एक छोटा सा डॉट बनाया, बिंदु बनाया, क्या इसकी कोई रेडियस है? आप कहोगे कि सर बिल्कुल रेडियस है, पर फिर भी ये डॉट कैसे हुआ? तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। डॉट यानी बिंदु, जिसे हम पॉइंट भी बोलते हैं, ये एक ऐसा सर्कल होता है जिसकी कोई रेडियस नहीं होती। पर क्या कोई ऐसा सर्कल है जिसकी कोई रेडियस ना हो? बिल्कुल नहीं। मतलब सर्कल चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो और कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक बिंदु से लेकर एक बड़े टायर जितना कोई भी बड़ा सर्कल क्यों ना हो, उसका रेडियस जरूर होता है। जैसे ये बड़ा सारा मैंने सर्कल बनाया, आप कहोगे सर इसका रेडियस तो ये वाला है, पर जो ये मैंने छोटा डॉट बनाया, क्या आप इसका रेडियस बता सकते हो? आप कहोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, अगर हम इसको जूम करके देख सकते तो। मतलब बिंदु का भी अपना एक रेडियस होता है। बिंदु का भी अपना एक रेडियस होता है। अगर हम बिंदु को जूम करके देखें, थोड़ा सा बड़ा करके देखें, तो ये वाला
कुछ इस तरीके से दिखेगा, वो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और आप इसका रेडियस बता सकते हो। तो इसलिए इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती, बस आप ऐसे समझ सकते हो कि एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस देख पाना बहुत मुश्किल हो उसे बिंदु कहेंगे। एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस देख पाना बहुत मुश्किल हो उसे बिंदु कहेंगे। दूसरे शब्दों में जैसा आपके सामने लिखा हुआ है कि ऐसा सर्कल जिसकी कोई अपनी त्रिज्या ना हो उसे हम पॉइंट कहते हैं, पर ऐसा कोई वृत्त होता ही नहीं है, जो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप कोई भी वृत्त ले लो, आप कोई भी सर्कल ले लो, तो उसका कोई ना कोई रेडियस तो जरूर होता है। इसलिए बिंदु की डेफिनेशन जो मेरे मुताबिक ये रहेगी कि बिंदु एक ऐसा सर्कल होता है जिसकी रेडियस देख पाना बहुत मुश्किल हो। जैसे आप छोटा सा मैं डॉट बना दिया यहां पर, ये इतना बारीक डॉट है कि शायद आपको दिख भी ना रहा हो, पर क्या ये सर्कल की फॉर्म में है? बिल्कुल ही सर्कल की फॉर्म में है, तो इसका रेडियस देख पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये एक पॉइंट की कैटेगरी में कहलाया जाएगा। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा ये। तो चलिए पॉइंट नंबर बी पढ़ते हैं, आइडियल कंडीशन। अब देखो बिंदु की आइडियल कंडीशन कैसे होती है, जो मैंने लिखी है देखिए जरा ध्यान से, कि बिंदु जैसे जैसे छोटा होता चला जाएगा वैसे वैसे ही अपनी आइडियल कंडीशन की ओर बढ़ता चला जाएगा। इसका क्या मतलब है? देखो ये एक मैं बड़ा सारा बिंदु बना रहा हूं, एक बड़ा सारा डॉट बना दिया मैंने एक, इसकी आइडियल कंडीशन कम है, एक पॉइंट के तौर पर इसकी आइडियल कंडीशन कम है, और एक छोटा सा डॉट मैंने यहां पर बना दिया, क्या ये भी पॉइंट है? बिल्कुल पॉइंट है, पॉइंट तो दोनों ही है, बस इसका साइज थोड़ा सा ज्यादा है, इसका साइज थोड़ा सा ज्यादा है और इसका साइज थोड़ा सा कम है। पर किसकी आइडियल कंडीशन ज्यादा अच्छी है? किस पॉइंट की आइडियल कंडीशन ज्यादा अच्छी है? आप कहोगे सर जिसका साइज कम है उसकी आइडियल कंडीशन ज्यादा अच्छी है। क्यों ज्यादा अच्छी है? क्योंकि जितना छोटा बिंदु होता चला जाएगा उसकी रेडियस पहचाननी उतनी ही मुश्किल होती चली जाएगी। आप इसका रेडियस तो पहचान सकते हो, आप इसका रेडियस तो पहचान सकते हो, पर इसका रेडियस पहचानना बड़ा मुश्किल है। जिस बिंदु का साइज कम है इसकी रेडियस पहचान पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए उसकी आइडियल कंडीशन और अच्छी होती चली जाएगी और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो मतलब जिस बिंदु का साइज जितना कम होगा उसकी आइडियल कंडीशन उतनी ही ज्यादा होती है। आप ये ध्यान से समझना, जिस बिंदु का साइज जितना कम होगा उसकी आइडियल कंडीशन उतनी ही ज्यादा होती है, क्योंकि उसका रेडियस पहचान पाना उतना ही मुश्किल होता है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बिंदु एक ऐसा सर्कल होता है जिसकी रेडियस देख पाना बहुत मुश्किल हो। क्लियर? उसी तरीके से जितना छोटा बिंदु होता चला जाएगा उसकी रेडियस उतनी ही मुश्किल हो जाएगी देखने में, इसलिए उसकी आइडियल कंडीशन ज्यादा अच्छी होती चली जाएगी। तो उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा कि बिंदु का साइज जितना छोटा होता चला जाएगा उसकी आइडियल कंडीशन उतनी ही ज्यादा अच्छी होती चली जाएगी। तो आगे करते हैं, लाइन। देखो लाइन क्या चीज होती है? लाइन तो कोई भी होगी, जैसे मैंने ड्रॉ कर दी है, ये लो कितनी सारी लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। लाइन ऑब्वियसली लाइन होती है, पर प्रॉपर कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे या प्रॉपर कैसे समझेंगे? इस तरीके से समझेंगे कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रास्ते को हम लाइन बोलेंगे। दो तरीके से बोलूंगा मैं, देखो मैं दो तरीके से बोलूंगा। ऐसा रास्ता जो दो बिंदुओं को मिलाता हो उसे लाइन बोलेंगे। ऐसा रास्ता जो दो बिंदुओं को मिलाता हो, ये बिंदु नंबर ए है, ये बिंदु नंबर बी है, तो इसको मिलाने वाला रास्ता कौन सा होगा? ये रहा। तो ये एक ऐसा रास्ता है जो दो बिंदुओं को मिलाते हैं, उसे हम लाइन बोलेंगे। पर इसमें एक चीज और होती है कि क्या ये बिंदु एक ही होते हैं या दो ही होते हैं? बताइए, बिंदु कितने भी हो सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये देखो बिंदु 1 2 3 4 5 6 कितने भी बिंदु मिला लो, इसको मैंने एक सीधी रेखा से मिला दिया, तो लाइन तो ये भी एक ही है।
लाइन तो फिर भी एक ही है। समझ पा रहा ना मैं क्या बता रहा हूं? मैं आपको ये बता रहा हूं कि दो पॉइंट को मिलाने वाले रास्ते को हम लाइन तो बोलते हैं, पर ये पॉइंट दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैं ये बता रहा हूं, जैसे यहां पर सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट लिए मैंने, ए और बी, पर क्या यहां पर सिर्फ दो पॉइंट ही आ रहे हैं? अरे भाई, इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं। देखो मैं बनाता हूं, कितने सारे पॉइंट आ रहे हैं। आप इसको जितनी बड़ी करते चले जाओगे, आप इसके बीच में उतने ही बिंदु ज्यादा देखते चले जाओगे। ठीक, तो समझ आ रहा होगा आपको कि बिंदुओं को मिलाने वाले रास्ते को हम लाइन बोलते हैं। जैसा मैंने डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, देखो, बिंदुओं के नजदीक नजदीक पथ को हम रेखा यानी लाइन बोलते हैं। फिर से देख लो एक बारी, बिंदुओं के नजदीक पथ को, देखो ये कितने सारे बिंदु मिला दिए। इसके नजदीक नजदीक रास्ता, पथ का मतलब रास्ता, इसको मिलाने वाली रेखा कौन सी है? यही है ना, एक ही है, तो डेफिनेटली ये एक लाइन होगी। इसका साइज कम या ज्यादा हो सकता है, इसका साइज कोई फिक्स नहीं होता। बिंदु जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, लाइन वैसे वैसी आगे बढ़ती चली जाएगी। बिंदुओं के कम करने पर लाइन कम हो जाएगी और बिंदुओं के ज्यादा होने पर लाइन ज्यादा होती चली जाएगी। और अगर दो बिंदुओं को मिलाकर अगर मैं एक लाइन खींचूं, तो इसके बीच में आप कितने भी बिंदु बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर कितने भी बिंदुओं को आप एक सीधी रेखा पे जोड़ सकते हो, बना सकते हो, यह भी एक लाइन कहलाई जाती है। तो उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा, ये बिल्कुल बेसिक है, तो समझने की कोशिश करना। इसे आगे करते हैं। रे यानी किरण। देखो, किरण को समझने से पहले आप एक चीज देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में मान लो ये सूरज है, सन, सूर्य से रोशनी निकलती है, तो सूर्य से ऐसे करके रोशनी निकलती है। देखिए, जो रोशनी होती है उसके अंदर किरणें होती हैं। तो देखिए, यहां से सूरज से आप जो रोशनी निकलती देखते हो, क्या इसका कोई फिक्स साइज होता है? नहीं, इसकी लंबाई अनंत हो सकती है जरूरत के हिसाब से। अगर कोई लाइन यानी अगर कोई रोशनी पृथ्वी पर टकरा गई तो उसकी लाइन उतनी होती है, क्योंकि उसको पृथ्वी की दूरी जितनी जरूरत थी। ठीक उसी तरीके से कोई एक लाइन जिसका एक पॉइंट तो फिक्स हो पर दूसरा पॉइंट फिक्स ना हो, ये कितनी भी आगे बढ़ सकती है, ये कितनी भी आगे बढ़ सकती है, इसे हम रे बोलेंगे, यानी कि किरण। जैसे सूरज की रोशनी थी, सूरज से रोशनी निकलती है, किरण की फॉर्म में निकलती है, रेस की फॉर्म में निकलती है ना, इसकी लंबाई तो कितनी भी हो सकती है। ठीक उसी तरीके से एक ऐसी लाइन जिसकी एक पॉइंट, एक साइड फिक्स हो और दूसरी साइड फिक्स ना हो, उसे हम रे बोलेंगे। यहां पर डेफिनेशन आप एक बार पढ़िए, यदि कोई रेखा एक तरफ से फिक्स है, मतलब यहां से फिक्स है, और दूसरी तरफ से उसे कितना भी बढ़ा सकते हैं, देखो कितना भी बढ़ा लो आगे जरूरत के हिसाब से, तो उसे हम किरण बोलेंगे। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये। अगर नहीं समझ आया तो रिपीट करके देख लेना एक बारी। पॉइंट नंबर ई, एंगल। देखो, एंगल क्या होता है? दो किरण जिनका मूल बिंदु एक ही हो, उसे हम एंगल बोलते हैं। अब ऑब्वियसली हो सकता है कि आपको ये चीज समझ ही ना आई हो कि क्या है। देखो, मैं दो किरणें बनाता हूं, एक किरण है यहां से निकल रही है ऐसे करके, ठीक है, ये रे 1 हो गई है, और एक रे मैं यहां से बना देता हूं, इसका नाम मैं दे देता हूं रे 2। क्या इनका आपस में कोई कनेक्शन है? इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि इसका ओरिजिनल पॉइंट अलग अलग है। रे 1 का पहले वाली किरण का ओरिजिनल पॉइंट अलग है, दूसरे वाली किरण का ओरिजिनल पॉइंट अलग है, इसलिए इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। पर एक चीज आप ये देखो कि दो किरणें हैं, उनका ओरिजिनल पॉइंट एक ही है, मतलब उनकी बनने वाले मूल बिंदु एक ही हैं। जैसे यहां पर देखो, एक किरण है रे 1 यहां से निकल रही है, और एक किरण है रे 2 यहां से निकल रही है। तो क्या इनका आपस में कोई संबंध है? बिल्कुल, यहां पर आपस में कोई संबंध है। क्या संबंध है? कि इनका मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट एक ही है। इसका मैं दे देता हूं नाम ए, कि रे 1 का ओरिजिन पॉइंट ए है और रे 2 का भी ओरिजिन पॉइंट ए है।
तो इसीलिए इसको हम कहेंगे एंगल। मतलब दो किरणों के बीच की दूरी को डिफाइन करने के लिए जिस डिग्री को हम मानते हैं उसे हम एंगल बोलते हैं। ये कितना भी हो सकता है, हम अल्फा ले लेते हैं। क्लियर हो रहा ना मैं क्या बता रहा हूं? यानी कि दो किरणें अगर एक ही पॉइंट से निकलें तो उन पॉइंट के बीच की दूरी को हम एंगल बोलेंगे। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा कि एंगल क्या होता है। अब यहां पर क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि एंगल कैसे बनता है। एंगल दो किरणों को मिलाकर बनता है जिनका ओरिजिन पॉइंट, शुरुआत होने वाला पॉइंट, मूल बिंदु एक ही है। तो उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। प्लेन यानी समतल। जैसे कोई एक कागज ले सकते हो या कोई फर्श ले सकते हो, जमीन को समझ सकते हो, कोई मैदान, ग्राउंड, कुछ भी मान लो, वो एक प्लेन की कैटेगरी में ही आता है। मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा पढ़िए जरा। यदि नजदीक नजदीक बिंदु हो तो उसे समतल बोलेंगे। जैसे मान लो ये कोई जगह है या ये कोई कागज है, इसके बीच में मैंने ऐसे डॉट बना दिए, तो ये एक प्लेन की कैटेगरी में आ जाएगा, यानी कि समतल। समतल का मतलब समान। तो उम्मीद है समझ आ रहा होगा ये कि एक प्लेन पर आप कितने भी डॉट बना सकते हो, कितने भी पॉइंट बना सकते हो, इसका कोई अंत नहीं होता। क्लियर? और इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन भी नहीं होती। प्लेन तो सिर्फ प्लेन हो सकता है, आप कागज के ऊपर आप डॉट बना सकते हो, आप जमीन के ऊपर डॉट बना सकते हो, कैसे भी ले सकते हो, प्लेन तो सिर्फ प्लेन है। क्लियर? तो उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा कि नजदीक नजदीक बिंदु हो, कोई एक फिक्स जगह में अगर आप कोई बिंदु बना दो उसे हम प्लेन बोलेंगे। जैसे यहां पर जगह पर मैंने एक पॉइंट बना दिए और उसे हम प्लेन बोलेंगे। आगे करते हैं। तो एक क्वेश्चन है जो एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, आप एक बार खुद से करके देखना क्या आएगा आंसर इसका। निम्न में से किसे परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि किसे डिफाइन किया जा सकता है। आप किसे सबसे अच्छा डिफाइन कर पाओगे? पॉइंट को, प्लेन को, सर्कल को, या इनमें से कोई नहीं? आप बताइए किसे डिफाइन कर पाओगे? आप सबसे अच्छा डिफाइन करोगे सर्कल को। आप सर्कल को सबसे अच्छा डिफाइन करोगे, ठीक? क्योंकि सर्कल का रेडियस होता है, अगर दो रेडियस आपस में मिला दें तो डायमीटर हो जाएगा। आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। इसके अलावा आप इसका सरकमफ्रेंस में ला सकते हो 2πr करके। कितने भी कोई भी चीज आप डिफाइन कर सकते हो सर्कल में। तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा सर्कल, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन यही है, इसका सबसे अच्छा ऑप्शन यही है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये और इजी क्वेश्चन था ये, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब हम करेंगे पॉइंट नंबर 2 की शुरुआत। और पॉइंट नंबर 2 में हम क्या बोलेंगे, क्या सिखाऊंगा मैं आपको? सभी प्रकार के एंगल जो पूछे जाते हैं। पर ये करने से पहले आप मुझे एक बात बताइए कि क्या आपको पॉइंट नंबर 1 अच्छे से समझ आया? अगर पॉइंट नंबर 1 अच्छे से समझ नहीं आया तो मेरे भाई दोबारा से पॉइंट नंबर 1 देखो, ठीक? ये क्लास हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये क्लास हम पढ़ रहे हैं ताकि हम अच्छे से चीजें सीख सकें और हम नौकरी ले सकें। क्लियर? तो इसलिए अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना, और जितना भी मैं लाइन एंगल वगैरह के इस चैप्टर में पढ़ा दूंगा, इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब लाइन एंगल और रे में जितनी जरूरत है सब कुछ इस चैप्टर में मैं आपको, इस वीडियो में, इस क्लास में मैं आपको समझा दूंगा। तो उम्मीद है समझ आ रहा होगा ये। तो कंप्लीट लाइन एंगल रे का जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो मेरे इस क्लास में मिल जाएगा, पर अच्छे से समझने की कोशिश करो इसे। चलो अब हम एंगल के बारे में पढ़ते हैं। एंगल कई तरीके के होते हैं। एंगल का मतलब कोण। अभी मैंने आपको बताया कि एक एंगल दो रे से मिलकर बनता है, ठीक? तो ये एंगल है, पर ये कितने तरीके का होता है ये देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक्यूट एंगल, निम्न कोण। निम्न कोण क्या होता है? यदि कोई एंगल 90 डिग्री से छोटा हो तो उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है देखिए, ये मैं एक पॉइंट बना देता हूं, पॉइंट नंबर ए बी सी। अब ये देखिए, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से छोटा है,
लेस देन 90 डिग्री, इसलिए ये एक्यूट एंगल की कैटेगरी में आ जाएगा। ये कितना भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? ये 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होता है, पर ध्यान रखना ये 90 डिग्री नहीं होगा, ये 90 डिग्री से छोटा होगा। समझ आ रहा ना मैं क्या बता रहा हूं? ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे निम्न कोण यानी एक्यूट एंगल बोलते हैं। बस 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। 90 डिग्री से छोटी कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी 0.1 डिग्री से लेकर 89.99 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। क्लियर? बस इतना समझ लो कि कोई एंगल 90 डिग्री से छोटा हो उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। राइट एंगल, यदि कोई कोण 90 डिग्री का है तो उसे राइट एंगल बोल लेंगे। काफी आसान है। जैसे देखिए ये ए, ये बी और ये सी। अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो डेफिनेटली इसे राइट एंगल बोल लेंगे, समकोण बोल लेंगे। और ये किसी भी तरीके से प्रश्न में पूछा जा सकता है, ये ऐसे भी आ सकता है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे एक सेमी सर्कल के बीच में अगर इस तरीके से कोण बना दे तो वो कौन सा होता है? वो एक राइट एंगल होगा, जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो किसी भी तरीके से वो पूछा जा सकता है, बस ध्यान रखना 90 डिग्री वाले कोण को राइट एंगल बोलते हैं, समकोण बोलेंगे। आगे करते हैं। अगली चीज है ओब्ट्यूस एंगल। ओब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो, ग्रेटर देन 90, थीटा इज ग्रेटर देन 90, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा हो, उसे हम ओब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। क्लियर? तो चलिए अब हम आगे करते हैं। स्ट्रेट एंगल, इसे सरल कोण और ऋजु कोण भी बोलते हैं। क्या होता है इसका मतलब? यदि कोई कोण 180 डिग्री का है तो उसे सरल कोण बोलेंगे। मतलब ये एक सीधी रेखा वाले कोण को सरल कोण बोलते हैं। सरल का मतलब होता है सीधा, ध्यान रखना, पता होना चाहिए आपको। सरल का मतलब सीधा। ऐसा कोण जो 180 डिग्री का हो उसे स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, या एक ऐसा कोण जो सीधी रेखा में हो उसे सरल कोण बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। अगले वाला पढ़ते हैं। रिफ्लेक्स एंगल यानी विहृत कोण। ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा हो उसे विहृत कोण बोलेंगे। देखिए ये सेंटर मान लो लाइन का, यहां से आप एंगल की शुरुआत कर रहे थे और ये सीधी रेखा में हो जाता है, पर ध्यान रखना ये तो एक 180 डिग्री है, पर जो एंगल होगा ना वो 180 डिग्री से बड़ा होगा, वो 180 डिग्री से बड़ा होगा, 180 डिग्री प्लस होगा ये। मैं फिर बता देता हूं, ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो उसे रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, पर हां ये 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है ना? ये क्या होना चाहिए? 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में होना चाहिए, क्योंकि अगर 180 डिग्री का हो गया तो उसे स्ट्रेट एंगल बोलेंगे और 360 डिग्री का हो गया तो उसे कंप्लीट एंगल बोलेंगे। अभी थोड़ी देर में आ जाएगा आपको। तो इसीलिए एक ऐसा कोण जो 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक हो उसे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ये। आगे करते हैं। आगे है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब अगर कोई कोण 360 डिग्री का हो तो उसे कंप्लीट एंगल बोलते हैं। जैसे इस तरीके का, ये कंप्लीट एंगल हो गया है 360 डिग्री का। और 360 डिग्री का एंगल कहां पर ज्यादातर बनता है? ये ज्यादातर जो बनेगा, ये ज्यादातर बनता है सर्कल में। ठीक, ये रहा, ये कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। वैसे बनाने में तो कुछ भी बना दो, पर ये 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल होता है एक सर्कल के बीच में। क्वेश्चन तो किसी भी तरीके का बन सकता है। तो उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा कि बस अगर कोई कोण 360 डिग्री का हो तो उसे कंप्लीट एंगल बोलते हैं, पूर्ण कोण बोलेंगे।
और जो अगले वाला एंगल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मिलेगा, इसलिए आप अपनी कॉपी पर ये लिख लो और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? यदि दो कोण का योग 90 डिग्री है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ये कोण एक साथ भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। देखिए कैसे है, ये एक 90 डिग्री का कोण है, इसको मैंने दो हिस्सों में बांट लिया। सबसे पहले मैं आपका नाम लिख देता हूं, ए बी सी। एंगल ए बी सी क्या चीज है? 90 डिग्री का कोण, समकोण है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और मैंने इसे दो हिस्सों में बांट दिया। इसका नाम रख दिया एंगल एक्स और इसका नाम रख दिया एंगल वाई। तो आप ऐसा बोल सकते हो ना, एंगल एक्स और एंगल वाई का जो टोटल है वो 90 डिग्री है। तो आप ये बोल सकते हो कि एक्स और वाई का टोटल 90 डिग्री है, तो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मैं फिर से बोल देता हूं, अगर दो एंगल्स का टोटल 90 डिग्री हो गया तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। समझ आ रहा ना आपको मैं क्या बता रहा हूं? ये जो एंगल है वो अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम सेम भी हो सकते हैं। जैसे मान लो ये मैंने एक एंगल बना दिया, एंगल एक्स यहां पर बना दिया, और दूसरे वाला एंगल बना दिया मैंने यहां पर बना दिया एंगल वाई। तो यहां पर एंगल एक्स और एंगल वाई का टोटल बन गया 90 डिग्री। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा एक दूसरे का, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा एक दूसरे का। यहां पर दोनों की वैल्यू दी जाती है या फिर एक की वैल्यू देकर दूसरी वैल्यू पूछी जाएगी। तो यहां पर आप एक चीज देखिए, यहां पर दोनों कोण एक साथ हैं, साथ साथ है, और यहां पर दोनों कोण अलग अलग है, अलग अलग है। पर एक चीज आप बताइए, एंगल अलग अलग हो या एंगल एक साथ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि भाई टोटल तो 90 डिग्री बन रहा है ना, यहां पर भी 90 डिग्री बना और यहां पर भी 90 डिग्री बना, इसीलिए हम इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ऐसे दो कोण का योग जिसका टोटल 90 डिग्री बनता हो, 90 डिग्री बनता हो, उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल लेंगे। ये अलग अलग भी हो सकते हैं और एक साथ भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टोटल तो भाई 90 डिग्री ही बनेगा। क्लियर? बाकी क्वेश्चंस आएगा तो हम देख लेंगे। दूसरे वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल बहुत ज्यादा आता है। कॉपी पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं इसमें। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ये अलग अलग भी हो सकते हैं और ये साथ साथ भी हो सकते हैं। बस ध्यान रखना, अगर ये साथ साथ हैं तो इसे लीनियर पेयर एंगल भी बोलते हैं। मैं डायग्राम के थ्रू बता देता हूं। देखो, ये जो एंगल बना ये 180 डिग्री बना, और इस एंगल को हमने दो हिस्सों में बांट दिया, इसका नाम रख दिया एंगल एक्स और इसका नाम रख दिया एंगल वाई। तो यहां पर आप बोल सकते हो ना कि एंगल एक्स और एंगल वाई का टोटल कितना है? 180 डिग्री। अगर ये टोटल 90 डिग्री होता तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता, पर ये सप्लीमेंट्री एंगल है, और सप्लीमेंट्री एंगल की पहचान क्या होती है कि दो कोणों का योग 180 डिग्री बन जाना चाहिए, इसलिए उसे सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। उम्मीद है समझ आ रहा होगा कि दो कोणों का योग 180 डिग्री बन जाए तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ये अलग अलग भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं। अब देखो, ये साथ साथ है ना, ये दोनों साथ साथ हैं, इसलिए इसे लीनियर पेयर एंगल भी बोलते हैं। ये लिखा आपके सामने नाम, लीनियर पेयर एंगल भी बोलते हैं, क्योंकि ये साथ साथ हैं। पर अगर ये अलग अलग हो, जैसे देखिए इसका नाम रख दूंगा मैं y और इसका मैं नाम रख देता हूं x, और यहां पर अपने को x और y का टोटल कितना बन जाए? 180 डिग्री बन जाए, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। पर क्या ये लीनियर पेयर बनेगा? क्या ये लीनियर पेयर एंगल बनेगा? ये लीनियर पेयर एंगल नहीं बनेगा, क्योंकि ये अलग अलग हैं। इस वजह से अगर साथ साथ हो तो ये लीनियर पेयर एंगल बन जाएगा, और अगर साथ साथ नहीं हो तो लीनियर पेयर एंगल नहीं बनेगा। पर आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि अगर दो कोण का टोटल 90 डिग्री बन गया तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता है, और अगर दो कोण का टोटल 180 डिग्री बन गया तो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाता है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा।
तो चलिए अब हम आगे करते हैं। अच्छा, रिवीजन मैं आपको करवा देता हूं उसकी। अभी तक देखो क्या मैंने बताया, अगर किसी कोण का डाटा 90 डिग्री से छोटा दिया जाए, यानी कि कोई कोण अगर 90 डिग्री से छोटा हो तो उसे क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। अगर कोई कोण 90 डिग्री का हो तो उसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, राइट एंगल बोलेंगे। अगर कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो तो उसे ओब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। यही बताया ना मैंने आपको। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया अगर कोई कोण सीधी रेखा में हो, 180 डिग्री का कोण बनाए तो उसे स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। और अगर कोई कोण 180 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से बड़ा हो तो उसे क्या बोलेंगे बताइए, उसे रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। उसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। और इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, अगर कोई कोण 360 डिग्री का कोण बनाए तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम कंप्लीट एंगल बोलेंगे, कंप्लीट एंगल बोलेंगे। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, अभी अगर दो कोण का योग 90 डिग्री बन जाए तो उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री बन जाए तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये। तो इसे आप कॉपी पे लिख लेना और आपको ये चीजें याद भी हो गई होंगी अब तक। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो वापस करके फिर से देख लो एक बारी। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री का पूरक कोण बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर दो कोण का टोटल 90 डिग्री बन जाए तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। अगर एक कोण 30 डिग्री दिया हुआ है तो दूसरे वाला कोण कितना होगा, आप कहोगे कि सर ये तो काफी आसान है, 90 में से 30 गया 60। और इतनी छोटी सी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ये। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से आंसर देना और गले से आवाज निकाल लो एक बारी। अगर नौकरी लेनी है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना, अपने सपनों को पूरा करना, तो भैया आंसर दो कि क्या आपको पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 अच्छे से समझ आया। अगर नहीं अच्छे से समझ आया तो अभी दोबारा रिपीट करके देखो, ठीक, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। क्लियर। तो चलिए अब हम आगे करते हैं, पॉइंट नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 90% इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनेंगे, तो ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि दो सीधी रेखाएं यानी स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटे तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होंगे। और शीर्षाभिमुख कोण को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मैं फिर से बोल देता हूं, अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, एक दूसरे को काटें, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर होंगे। देखिए कैसे है। अब स्ट्रेट लाइन ये वाली नहीं होती जो मैं बनाकर दिखा रहा हूं। स्ट्रेट लाइन का मतलब बिल्कुल सीधी रेखा होना चाहिए और वो एक दूसरे को काटनी चाहिए। किसी भी दिशा में कैसे भी काट सकते हैं, ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक। ये स्ट्रेट लाइन है। तो देखो जरा ध्यान से, अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटें, इंटरसेक्ट करें, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा बराबर होंगे। तो देखिए, ये अगर एंगल एक्स है तो सामने वाला एंगल कौन सा होगा, ये एंगल एक्स ही होगा। क्लियर है ना। और अगर ये वाला एंगल वाई है तो सामने वाला एंगल भी वाई होना चाहिए। उम्मीद आपको समझ आ रहा है। मैं फिर से बोल देता हूं, देखो किसी भी तरीके से काट लेनी चाहिए। ये देखो, अगर ये एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल एक्स हो जाएगा, और अगर ये एंगल वाई है तो ये वाला एंगल भी वाई हो जाएगा। कैसे भी होना चाहिए, बस क्रॉस बनना चाहिए, कांटा मारना चाहिए। देखो
अगर ये एंगल ए है, नाम बदल देता हूं, तो ये भी एंगल ए हो जाएगा, और अगर ये एंगल बी है तो ये वाला भी एंगल बी हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझो जरा ध्यान से, मैं फिर से बता देता हूं एक बारी। क्रॉस बनना चाहिए, ये देखो किसी भी तरीके से हो सकता है, स्ट्रेट लाइन कट लेनी चाहिए बस। ये मैं नाम दे देता हूं एक बारी, बी सी डी। क्लियर? और ये वाला सेंटर जो कट कर रहा है ओ। देखो यहां पर क्या होगा, एंगल ए ओ डी, क्या चीज है ये, एक्स ले लो इसको, तो ये वाला भी एक्स ही होगा। किसके बराबर हो जाएगा, बी ओ सी के बराबर हो जाएगा। और यहां पर अगर एंगल ये y है, कौन सा एंगल y ले लिया अपन ने, ए ओ सी, अगर y है तो कौन सा y हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा ये वाला BOD वाला, ये वाला y हो जाएगा, और BOC वाला क्या था, वो x हो जाएगा। तो उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आगे करते हैं पॉइंट नंबर बी। क्लियर? ये था पॉइंट नंबर ए, ये है पॉइंट नंबर बी। अब देखिए क्या था, यदि दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो क्या होगा, यहां पर तीन तरह के पॉइंट आते हैं। अगर दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो क्या होता है, तीन तरह के पॉइंट आते हैं। पर अपने को सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइन क्या होती है और ट्रांसवर्सल लाइन होती क्या है। देखो पैरेलल लाइन होती है जो एक दूसरे के आमने सामने हो, अलग अलग दिशा में ना हो, एक ही दिशा में हो, दिशा एक होती है। जैसे ये वाली पैरेलल है एक दूसरे के, ये लाइन अपन ने ले ली ए, ये वाली लाइन अपन ने ले ली बी, ये एक दूसरे के पैरेलल है। और ध्यान रखना पैरेलल का जो निशान होता है ना वो इस तरीके से बनता है, पैरेलल का निशान इस तरीके से बनता है। पैरेलल लाइन ये नहीं होती है जो मैं बना के दिखा रहा हूं, ये तो पैरेलल है, ये जो मैं अभी लिख के बताऊं ये तो पैरेलल है। अब मुझे बताओ क्या ये वाली पैरेलल है, भाई ये वाली पैरेलल नहीं है। क्यों, ये अलग अलग दिशा में जा रही है। ऐसी सीधी लाइनें, ऐसी दो सीधी लाइन जो एक ही दिशा में जा रही हो उसे पैरेलल बोलते हैं। क्लियर? और ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है, ट्रांसवर्सल लाइन वो रेखा होती है जो दो पैरेलल लाइन को आपस में काटती है, जो दो पैरेलल लाइन को आपस में काटती है। जैसे ये मैंने कट कर दी ना, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है। ये दो पैरेलल लाइन को भी काट सकती है और दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइन को भी काट सकती है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ दो ही को ही काटेगी, पैरेलल लाइन की संख्या कितनी भी हो सकती है। जैसे देखिए ये दो पैरेलल लाइन को काट दिया, यहां पर ये मैं यहां पर तीन पैरेलल लाइन बना देता हूं तो इसको भी काटेगी, ये भी ट्रांसवर्सल है। तो यहां पर होगा क्या, देखिए ध्यान से, ऐसी पैरेलल लाइन को काटने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। क्लियर होगा ना, पैरेलल लाइन को काटने वाली लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये। क्लियर है ना कि पैरेलल लाइन किसे बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी बोलती है। यहां पर ए पैरेलल है बी के। उम्मीद आपको क्लियर समझ आ रहा होगा ये। तो देखिए जरा मैं फिर से बता देता हूं। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट हो रहा है, देखो ध्यान से। ये लाइन अपन ले लेते हैं ए बी, और ये वाली लाइन अपन ले लेते हैं सी डी। ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। क्लियर होगा ना। इसको कट करने वाली लाइन एक मैंने बना ली ट्रांसवर्सल लाइन, इसका मैं नाम दे देता हूं M और इसका नाम दे देता हूं N। क्लियर? तो यहां पर होगा क्या, देखिए 1, इस एंगल का नाम दे देता हूं मैंने 1, इसका एंगल का नाम 2, इस एंगल का नाम 3, इस एंगल का नाम 4। इसी तरीके से यहां पर भी 5, इस तरीके से 6, इस तरीके से 7 और इस तरीके से 8। यहां पर टोटल 8 कोण बनेंगे। इन 8 कोणों की कहानी क्या रहेगी, इन तीनों में से कोई एक। क्लियर? तो कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, कितने पॉइंट होते हैं इसमें, ट्रांसवर्सल लाइन से बनने वाले पॉइंट में कितनी होती है, टोटल 3 पॉइंट होंगे। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा कि दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे तो यहां पर 3 तरीके के पॉइंट बनते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और इंटीरियर एंगल।
क्लियर? तो मैं आपको बताता हूं कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अभी मैं आपको बता चुका ना कि पैरेलल लाइन कौन सी होती है, इस तरीके से। देखो मैं अब एंगल का नाम दे देता हूं, 1 2 3 4, इसके बाद 5 6 7 8, ये मैंने दे दिए एंगल के नाम। अब यहां पर देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, अगर यहां पर कोरस्पॉन्डिंग एंगल 1 ले लें तो इसका कोरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, इसका कोरस्पॉन्डिंग होगा 5। क्लियर होगा ना, इसका कोरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा 5। इसी तरीके से एंगल 4 का कोरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, ये नीचे की तरफ है ना, तो दूसरे वाली लाइन में भी नीचे की तरफ ही होना चाहिए 8। यहां पर अब अपन ले लेते हैं एंगल 2, एंगल 2 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये ऊपर वाला है तो ये वाला भी ऊपर वाला होना चाहिए, कौन सा हो जाएगा 6। और इसी तरीके से 3 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा 7। इसका मतलब ये है, मैं फिर से बोल देता हूं, देखो जरा ध्यान से, इसका मतलब यह है कि अगर मान लो ये 30 डिग्री है, मान लो ये 30 डिग्री है, तो मेरे भाई ये भी 30 डिग्री ही होगा। क्लियर हो गया ना मैं क्या बता रहा हूं, ये भी 30 डिग्री ही होगा। इसका मतलब ये है, अगर मान लो ये 150 डिग्री है तो भाई ये भी 150 डिग्री ही होगा। क्लियर? समझ आ रहा ना कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ये होता है, इसे संगत कोण बोलते हैं हिंदी में। आगे बोलते हैं, देखो ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बता दिए, जैसे 1 का 5 4 का 8, और ये बराबर होता है। आगे करते हैं, इसी तरीके से ऑल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, ये मैं आपको बताता हूं, देखो, और ये हमेशा बराबर होता है। देखिए 1 2 3 4, इसी तरीके से 5 6 7 8। ऑल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, देखो अगर आप 3 को लें, एंगल 3 को लें, तो इसका ऑल्टरनेट कौन सा होगा, इसका ऑल्टरनेट होगा 5। आपको मैं मोटा मोटा समझाता हूं, ऑल्टरनेट एंगल में ना हमेशा z बनता है, जैसे ये 3 है तो ये वाला 5 है, हमेशा बराबर होगा ये वाला। क्लियर होगा ना, हमेशा z बनता है ये वाला, ये एंगल का नाम है 3 5। क्लियर है, हमेशा z बनता है ये, कि अगर ये वाला बराबर है तो भैया ये वाला भी इस तरीके से होगा। ठीक, कैसे भी बनना चाहिए, ऐसे भी बन सकता है ये, कि ये जितना है ये भी उतना ही रहेगा, यहां पर z बनना चाहिए। तो ऑल्टरनेट एंगल ये होता है, 3 का 5 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए 4 का कौन सा हो जाएगा 6 हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूं, ऑल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होता है, पर इससे पहले अपने को पता होना चाहिए था कि ऑल्टरनेट एंगल होता कौन सा है। यहां पर हमेशा z बनता है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये। तो चलिए अब हम आगे करते हैं, ये वाला भी ऑल्टरनेट एंगल है, देखो जितना ये वाला होगा उतना ये वाला होगा। और ध्यान रखना ये तब होता है जब पैरेलल लाइन हो, ये वाला तभी बराबर होगा जब पैरेलल लाइन हो, अगर मान लो पैरेलल लाइन नहीं है तो बराबर नहीं होने वाला। ये मैं फिर बता रहा हूं, ये चीजें तब काम करेंगी जब 2 पैरेलल लाइन हो और उसको बीच में काटने वाली ट्रांसवर्सल लाइन हो, तभी काम करेगी। अदरवाइज आप इसमें नहीं बना सकते कि सर एक तो ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, इसको इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या तब भी ये बराबर हो जाएगा। ओ भाई ये बराबर नहीं होगा, ये 3 और ये वाला इस एवरी में बराबर नहीं है। ये बराबर तभी होगा जब ये एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, ये वाला जितना है ये वाला भी उतना ही रहेगा। क्लियर होगा ना मैं क्या बता रहा हूं, ये वाला जितना है तो ये वाला भी उतना ही रहेगा। ये इस तरीके से चीजें होती हैं। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। तीसरा है इंटीरियर एंगल, यानी अंतःकोण। अंतःकोण का मतलब अंदर वाले कोण। देखिए इंटीरियर एंगल का टोटल हमेशा 180 डिग्री होता है, ये तो चलो मैंने मान लिया, पर आप सबसे पहले ये तो देखो कि होते कौन से इंटीरियर एंगल। देखो ये पॉइंट नंबर 1, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 5, ये नाम दिया, आप ABCD भी लिख सकते हो,
यहां पर नंबर लिख दिए क्योंकि पहचानना आसान है। यहां पर आप ABCD भी लिख सकते हो। क्लियर है? देखिए, इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, पर इंटीरियर एंगल होते कौन से, देखो जैसे ये 3 और 6, एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 6 ये इंटीरियर एंगल है और इसका टोटल हमेशा 180 डिग्री बनेगा। इसी तरीके से दूसरी साइड में एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 5, इसका टोटल कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा कि ये यहां पर दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्रांसवर्सल लाइन हो तो इन दोनों एंगल का जो टोटल होता है वो हमेशा 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से दूसरी साइड वाला भी ऐसे होगा, इन दोनों का टोटल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। अगले वाला देखिए जरा, मैं क्या बता रहा हूं। एक क्वेश्चन जो मैंने बनाया था, एकांतर कोण ऑल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर क्यों होते हैं। देखिए, ये मैंने दो लाइनें बनाई, ये है ABCD और ये मैंने दे दी नाम M और N। ये आ जाएगा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इसी तरीके से एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। ऑल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, आप 3 को लेकर चलते हैं। इसका ऑल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, मैंने अभी बताया था आपको, बताइए कौन सा होगा इसका ऑल्टरनेट एंगल। 3 का ऑल्टरनेट एंगल होगा 5। याद रखना, ऑल्टरनेट एंगल में हमेशा Z बनता है। तो यहां पर आप देखिए ऑल्टरनेट एंगल इसका कौन सा होगा, 3 का कौन सा होगा, 5। तो सवाल मेरा यह था कि एंगल नंबर 3 एंगल नंबर 5 के बराबर होगा तो होगा क्यों। ये देखिए, तो चलो मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। जरा ध्यान से देखना, जरा मैं क्या बता रहा हूं आपको। एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 3 के बराबर होगा, यहां पर बताओ क्यों। एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 3 के बराबर होगा, बताइए क्यों। क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है, इस वजह से। मैंने कहा था ना क्रॉस बनता है, ये वाला 1 है तो ये वाला 3 हो गया, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं इस वजह से। दूसरा, एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 5 के बराबर भी होगा। देखो ये वाला एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 5 के बराबर भी होगा। क्यों होगा बताइए, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। इसी तरीके से अब देखो इक्वेशन प्रूव हो चुकी है कि एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 3 के बराबर होगा और एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 5 के बराबर होगा। इसी वजह से हमारा ये प्रूव हो चुका है कि एंगल नंबर 3 एंगल नंबर 5 के बराबर होगा। तो हमेशा याद रखना, ऑल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होते हैं और ऑल्टरनेट एंगल में Z बनता है, ऑल्टरनेट एंगल में Z बनता है। और बराबर क्यों होते हैं ये मैंने आपको प्रूव करके बताया। क्लियर हो गया ना मैं क्या बता रहा हूं। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। हो सकता है कि आपको थोड़ी सी मुश्किल आ रही हो ये चीजें देखने में, तो मैं कहूंगा कि आप एक बार रिपीट करके देखना। देखिए कुछ पॉइंट जो मैंने अभी आपको सिखाए थे वीडियो के बीच में, क्लास के बीच में, ऑल्टरनेट एंगल से रिलेटेड, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से रिलेटेड, इसके अलावा इंटीरियर एंगल से रिलेटेड। तो क्या चीज थी, देखिए सबसे पहले, दो लाइन अगर पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होंगे, और अगर ऑल्टरनेट एंगल बराबर है तो दोनों लाइन हमेशा पैरेलल होगी। देखो ये एक दूसरे के ऑपोजिट ही होते हैं एक दूसरे के। देखिए अभी मैंने बताया ना ऑल्टरनेट एंगल में Z बनता है, तो ये 3 है तो ये 5 है। क्लियर होगा ना। एंगल 3 अगर एंगल 5 के बराबर है, लाइन का नाम दे देता हूं, एंगल 3 अगर एंगल 5 के बराबर है तो ध्यान रखना लाइन AB हमेशा पैरेलल होगी लाइन CD के। ये पैरेलल का निशान होता है ये वाला। और इसी तरीके से अगर AB पैरेलल है CD के तो ऑल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होंगे। एंगल 3 हमेशा बराबर होगा एंगल 5 के, और एंगल 4 किसके बराबर होगा बताइए,
एंगल 4 का ऑल्टरनेट एंगल कौन सा होता है? एंगल 6। ये हमेशा इसके बराबर होंगे। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये वाला मैं क्या बता रहा हूं। तो मोटी मोटी बात मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि जैसे एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। इसी तरीके से एंगल 5 एंगल 7 के बराबर होगा, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और इसी तरीके से हमने ये देखने को मिल गया कि एंगल 1 एंगल 3 उतना ही है जितना एंगल 5 और एंगल 7 है। इसी तरीके से एंगल 2 एंगल 4 उतना ही है जितना एंगल 6 और एंगल 8 है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये। तो अब हम आगे करते हैं। ध्यान रखना, अगर लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल बराबर होंगे, और अगर ऑल्टरनेट एंगल बराबर है तो दोनों लाइन पैरेलल है। दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अपने से। यही चीज अगले वाले में भी काम करती है। देखिए, दो लाइन अगर पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल का योग हमेशा 180 डिग्री होगा, और इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है तो लाइन हमेशा पैरेलल होगी। पर होगी क्यों, ये देखिए। ये देखो, ये आ जाएगा एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8। यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर दो लाइन पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा, और अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है तो लाइन हमेशा पैरेलल होगी। पर क्यों होगी, ये देखिए। यहां पर इंटीरियर एंगल कौन सा लेंगे, आप एक बार ले लेते हैं एंगल नंबर 3। एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 6 का टोटल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। पर होगा क्यों, ये देखिए जरा ध्यान से। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं। देखो, एक सीधी रेखा में बनने वाला जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। और अगर हम इसे दो हिस्सों में बांटें तो कितने डिग्री का हो जाएगा? तब भी तो 180 डिग्री का रहेगा ना, टोटल तो 180 डिग्री का रहता ही है। इस वजह से ये देखिए, एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 3 का टोटल कितना होगा? देखो, एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 3 का टोटल कितना होगा? ये हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर होगा ना मैं क्या बता रहा हूं? ये देखिए दोबारा से मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये है एंगल नंबर 2, ये हो जाएगा एंगल नंबर 3। इनका टोटल कितना हो जाएगा? इनका टोटल होगा 180 डिग्री। अब यहां पर देखिए जरा ध्यान से, यहां पे एंगल नंबर 2 किसके बराबर है? एंगल नंबर 2 बराबर है एंगल नंबर 6 के। क्यों बराबर है बताइए, बताओ क्यों बराबर है? क्योंकि ये एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्योंकि ये एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, इस वजह से। क्लियर होगा ना? ये एंगल नंबर 2 किसके बराबर होगा? ये एंगल नंबर 6 के बराबर होगा, क्योंकि ये एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल नंबर 2 बराबर होगा एंगल नंबर 6 के। क्यों? ये एक संगत कोण है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी वजह से ये एंगल नंबर 2 उतना ही है जितना एंगल नंबर 6 है। तो एंगल नंबर 6 और एंगल नंबर 3 का टोटल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। देखो, प्रूव हो चुका है कि एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 6 का टोटल जो होगा 180 डिग्री होगा। ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। क्लियर होगा ना मैं क्या बता रहा हूं? मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन दोनों का टोटल 180 डिग्री होगा। तो होगा क्यों, इसका आंसर है ये रहा। देखो, मैंने प्रूव करके बताया। तो अब ध्यान रखना, अगर दो लाइन पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल का टोटल हमेशा 180 डिग्री होगा, और अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। इसी तरीके से देखो, क्या था, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा बराबर होगा, और अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो दोनों लाइन हमेशा पैरेलल होंगी। क्लियर होगा ना मैं क्या बता रहा हूं? जैसे यहां पर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा? ये वाला। कौन सा नाम जो मैंने दिया था? 5। इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा? 5। इसी तरीके से बताइए, 2 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा? 6। बताइए, 4 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा? 4 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा 8, और 3 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा? 7। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूं आपको। मैं आपको यह बता रहा हूं, पॉइंट नंबर 3 है।
मैं आपको यह बता रहा हूं कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होंगे, और अगर दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे। दोनों में लॉजिक सेम ही था कि अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो लाइन पैरेलल होगी, और अगर लाइन पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। इसी तरीके से अगर लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल बराबर होगा, और अगर ऑल्टरनेट एंगल बराबर है तो लाइन पैरेलल होगी। ये दोनों चीजें एक दूसरे के सेम टू सेम ही है, बस एंगल का फर्क है जो मैंने आपको बताया। तो उम्मीद है समझ आ रहा होगा। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। अब है पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 करने से पहले कि आपको पॉइंट नंबर 3 समझ आया, अगर ना समझ आया हो अच्छे से तो एक बार रिपीट करके जरूर देखना, तभी पॉइंट नंबर 4 पढ़ना। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूं, क्योंकि ये क्लास है, ये वीडियो नहीं है कि बस YouTube पे वीडियो देख ली और खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, क्लास की तरह लो, नोट्स बनाकर चलो। आपको बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं, सिस्टमेटिक तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। देखो यहां पर क्या है, बहुत ही बढ़िया चीज है। अगर L1 पैरेलल है L2 के, देखो ये वाली लाइन है ना, ये है लाइन 1। देखो ध्यान से मैं क्या समझाऊंगा क्या आपको, बहुत बढ़िया चीज है। पहली लाइन अगर पैरेलल है दूसरी लाइन के, और अगर L2 यानी कि दूसरी लाइन पैरेलल है तीसरी के, तो ऑब्वियसली क्या हो गया, ये तीनों लाइनें आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो गई हैं। होगी कि नहीं होगी? अगर पहली लाइन पैरेलल है दूसरी के, और अगर दूसरी लाइन पैरेलल है तीसरी के, तो ऑब्वियसली मेरे भाई तीनों लाइनें आपस में पैरेलल होगी कि नहीं होगी? तीनों लाइनें आपस में पैरेलल होगी। तो इसी तरीके से पहली लाइन भी पैरेलल हो जाएगी तीसरी के। तो यहां पर जो रेशियो बनेगा वो बनेगा पी क्यू, ये देखो ये जो लंबाई है पी क्यू की, पी क्यू बटा क्यू आर, वही अनुपात रहेगा जो एस टी अनुपात पी यू का है। क्लियर होगा ना? यहां पर पी क्यू और क्यू आर का जो रेशियो था वो सेम टू सेम रेशियो किसका रहेगा? एस टी और टी यू का रहेगा। पर ये होगा क्यों, ये देखिए जरा ध्यान से। क्या मेरी बात समझ आई है? आपने फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये वाली चीज कि पी क्यू बटा क्यू आर उतना ही होता है जितना एस टी बटा टी यू होगा। पर होगा क्यों ये मैं आपको बताऊंगा। पर क्या आपको ये चीज समझ आई? देखिए आगे करते हैं। होगा क्यों, अब देखो जरा ध्यान से, मैं डायग्राम से ही समझा देता हूं। देखो अब मुझे बताओ, ये मैं लाइन दे देता हूं K1 और ये लाइन दे देता हूं K2। अब मुझे एक चीज का आंसर दो कि क्या K1 पैरेलल है K2 के? आप कहोगे सर बिल्कुल भी पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीजें अलग अलग दिशा में जा रही हैं। तो बिल्कुल ये पैरेलल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है ना K2 वाली, ये सेम टू सेम इसी तरीके से इसी एंगल पे इसके साथ खींच देंगे। ये देखो पॉइंट पे ऐसे करके। क्लियर होगा ना मैं क्या बता रहा हूं? ये मैं नाम दे देता हूं K3। यहां पर मैंने क्या बताया, जिस तरीके की लाइन K2 है ना, उसी तरीके की लाइन मैंने K3 बना दी। तो यहां पर एक चीज देखो, ये S था तो ये भी S हो गया, ये T था तो ये वाला भी T हो गया, ये वाला U था तो ये वाला भी U हो गया। तो यहां पर एक ट्रायंगल बन गया। मैं आपको फिर बता रहा हूं, देखो K2 वाली लाइन बिल्कुल वैसे ही है जैसी K3 की थी। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर मैंने K2 के जैसे लाइन K3 बना दी, यानी कि जो ये लाइन थी ना, ये वाली जो लाइन थी, ये मैंने बिल्कुल सेम टू सेम यहां पर बना दी इसके साथ। तो यहां पर बनाने से मुझे क्या फायदा मिला? यहां पर बनाने से मुझे फायदा मिला कि यहां पर ये एक ट्रायंगल बन गया, जिसका नाम ये P दे दूंगा, इसका नाम दे दूंगा Q, इसका नाम दे दूंगा R, और यहां से इसका नाम था S, इसका नाम था T, इसका नाम था U। तो देखो ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल में दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल में इनका रेशियो भी सेम रहता है। होगा कैसे ये मैं आपको आगे बताऊंगा, पर अभी फिलहाल देख लो। पी क्यू बटा क्यू आर, ये रेशियो उतना ही रहेगा जो सामने वाली साइड का रेशियो है, एस टी आएगा, है ना, एस टी बटा टी यू। क्यों सेम होगा? क्योंकि ट्रायंगल है और यहां पर दोनों लाइनें पैरेलल है। यहां पर क्यू टी पैरेलल है आर यू के। इस वजह से मैं फिर से बता देता हूं, देखो ट्रायंगल
में ये दोनों लाइनें पैरेलल है ना, इस वजह से जो इनकी लंबाई का अनुपात रहेगा वही अनुपात सामने वाली का भी रहेगा। इस वजह से ट्रायंगल इसमें पी क्यू बटा क्यू आर का अनुपात उतना ही है जितना ट्रायंगल एस टी बटा टी यू का है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। मैं फिर से बता देता हूं, देखो एक नए नाम से बता देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और अगर ये वाली लाइन, सिर्फ ये वाली लाइन ए है और सिर्फ ये वाली लाइन बी है और ये वाली लाइन मैं मान लेता हूं सी है, मैंने रैंडम नेम दे दिया, तो ये वाली लाइन डी है, तो इनका क्या बनेगा रेशो? ये बनेगा देखो ए बटा बी इक्वल टू सी बटा डी। अनुपात सेम रहेगा, नंबर अलग अलग हो सकते हैं पर अनुपात सेम रहेगा क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं इस वजह से। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। अब यहां से हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। जो लाइन एंगल रे में मैंने जो भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सिखाए थे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं यहां पर मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। क्लियर है ना? जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट सिखाए ना आपको चारों पॉइंट में, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहां पर लगेंगे यहां पे। तो देखिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, देखो ये ए बी है ना, ये पैरेलल है सी डी के, क्यों? क्योंकि दिया गया है। और एंगल ई 130 डिग्री का है, तो एक्स की वैल्यू बताइए यहां से। बताओ कैसे निकाल लेंगे? यहां पे वीडियो पॉज करो और एक बारी खुद से करने की कोशिश करो। देखो कैसे करेंगे। यहां पर सी डी पैरेलल है ए बी के, क्लियर है ना? तो मैं यहां से ना ई से इसी के पैरेलल एक और लाइन खींचूंगा, इसका नाम दे देता हूं ई एफ। सी डी पैरेलल है ए बी के, तो मैंने इन दोनों के पैरेलल ही एंगल ई से शुरुआत होने वाली एक लाइन बनाई है जिसका नाम मैंने दे दिया ई एफ। तो तीनों लाइनें मैंने पैरेलल टू पैरेलल बना दी, ठीक। ई एफ मैंने यहां से खींच दी। अब यहां से देखिए जरा, अगर ये 4x है, ये एंगल 4x है, तो ये वाला भी 4x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल मैंने बताया था क्या था कि ये वाला अगर 4x है ऊपर वाला, तो इसका भी ऊपर वाला बराबर हो जाएगा, 4x हो जाएगा इसी तरीके से। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहां पर जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो हो जाएगी सीई। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी अगर आप देखो, ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा ई एफ, ठीक। अगर ये वाला 6x है तो ये वाला भी 6x हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये 6x है तो ये वाला भी 6x हो जाएगा। तो यहां पर अपने को एंगल यहां पर पता लग गया कि ये वाला कितना हो जाएगा, ये 4x है और ये वाला 6x हो जाएगा। और ये टोटल कितना है? ये टोटल है 130 डिग्री। तो यहां पर 4x और 6x का टोटल कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। तो 10x की वैल्यू 130 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 डिग्री। ये अपना आंसर है। तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा ये। तो चलिए अब हम अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले करवाया था, वही कॉन्सेप्ट का है। दो लाइन पैरेलल हैं, उनके जोड़े S और T दिए गए हैं। ये लाइन S है और ये वाली लाइन T है। यहां पर एक लाइन सेगमेंट जो S के अंतःखंड में 3 है, यानी कि ये लाइन 3 है और ये वाली अंतःखंड में T में 5 है। दूसरी लाइन सेगमेंट में, ये लाइन सेगमेंट 2 है, इसमें S में 12 है, तो T में कितना आएगा? ये मैंने आपको बताया था, बिल्कुल अभी मैंने बताया था इसी तरीके से। जो क्वेश्चन आपको मैंने बताया था वो इस तरीके से आया था। देखो ये 3 है तो ये 5 है, ये वाला 12 है तो ये वाला क्या आएगा? देखो आ जाएगा 3/5 इक्वल टू 12/x। तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए, तो ये वाला आ जाएगा 20। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब हम आगे करते हैं। ये देखिए 3 लाइन सेगमेंट है, L1 L2 L3 एक दूसरे के पैरेलल है। चलो मैं बता देता हूं ऐसे, ये L1 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा, ये L3 हो जाएगा। देखो जैसा जैसा कह रहा है वैसे वैसे आप बना देते हैं।
L2 इनके बीच में है दो ट्रांसवर्सल लाइन पी आर ई, दो ट्रांसवर्सल लाइन है इस तरीके से, पी आर ई है, पी क्यू के बीच में L1 है, यानी कि ये देखो इस तरीके से दिया हुआ P व Q L1 पर है, ये आ जाएगा P, ये आ जाएगा Q। इसी तरीके से R S पर L2 है, R S पर L2 है। और तीसरे वाला कौन सा हो जाएगा देखिए, E F L3 पर है, E F L3 पर है, और ये स्ट्रेट लाइन पर था, इसी तरीके से आ जाएगा P R E। अब यहां पर मैंने आपको बताया था पहले भी और अभी भी आपको क्वेश्चन पढ़कर पता लग गया होगा कि पी आर अगर 8 है, अगर ये 8 है जैसा दिया हुआ है और आर ई 4 है, तो क्यू एस 6 है, तो एस एफ कितना होगा बताइए। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि कैसे करना है, 8/4 इक्वल टू 6/x। तो यहां से हम अब करेंगे, कितना आ जाएगा बताइए, 6 गुना 4/8 कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये, क्योंकि काफी अच्छा और आसान क्वेश्चन था ये। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। अगले वाला क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू आर एस, देखो ये पी क्यू है, ये पैरेलल है इसके आर एस के। पी क्यू एन ये 99 डिग्री दिया हुआ, देखो ये दिया हुआ 99 डिग्री, जैसा दिया जा रहा अपन वैसा कर लेते हैं। एन आर एस ये दिया हुआ है 111, तो क्यू एन आर की वैल्यू अपने को बतानी है, ये वाला एंगल बीच वाला बताना है, यानी एंगल एन बनाना है। तो करके देखते हैं, चलो क्या था, देखो पी क्यू यहां पर क्या दिया हुआ, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, तो हम इसको ना आगे बढ़ा देते हैं, देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बढ़ा देते हैं। इसका मैं नाम दे देता हूं U। तो यहां पर अब अपने को पता लग जाएगा, देखो आर एस पैरेलल हो जाएगा पी यू के। क्यों हो जाएगा पैरेलल, क्योंकि दिया हुआ ना आर एस अगर पैरेलल है पी क्यू के और पी यू एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन है, तो ऑब्वियसली मेरे भाई आर एस पैरेलल हो जाएगा पी यू के। और यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये नाम आप दे देते हैं L, ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए, आर एल यू, आर एल यू एंगल कितना हो जाएगा। आप कहोगे कि सर ये इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री बनता है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल एक दूसरे के। तो आप कहोगे ना, क्या कहोगे कि इसे 180 डिग्री में से अपने को घटाना पड़ेगा 111 को। उम्मीद अपने को समझ आ रहा होगा, बताइए क्लियर हो रहा ना मैं क्या समझा रहा हूं। ये आ जाएगा 69 डिग्री। मैं फिर से बता देता हूं, मुझे लग रहा आपको समझ नहीं आ रहा तो देखो फिर से, एंगल एस आर एल कितना दिया हुआ है यहां पे, एस आर एल कितना दिया हुआ, 111 डिग्री दिया हुआ है। तो यहां पर अपने को यह बताना है कि आर एल यू कितना हो जाएगा। आप कहोगे कि सर इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो इसलिए एस आर एल एंगल और आर एल यू का जो टोटल बनेगा 180 डिग्री बनेगा। आर एल यू कितना होगा, इसके लिए अपने को एस आर एल दिया गया है 111 डिग्री, और आर एल यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये अपने को निकालना पड़ेगा। आर एल यू हो जाएगा 69 डिग्री। तो यहां तक तो अपने को समझ आया ना, ये वाला हो जाएगा 69 डिग्री। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अगर आर एल यू 69 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी तो 69 डिग्री हुआ, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं। मैं फिर बता देता हूं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं। आर एल यू उतना ही होगा जितना क्यू एल एन है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, मैंने बताया था कांटे वाला। अगर ये 69 है तो मेरे भाई ये वाला भी 69 होगा। अब इसके बाद बताइए, ये लाइन अगर 99 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा,
आप कहोगे कि सर 180 डिग्री में से घटाना पड़ेगा 99, कितना हो जाएगा बताइए? 180 में से 99 घटाएंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 71। तो अब अपने पास निकालना बड़ा आसान है कि यहां पर एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज में एक कोण है 71, दूसरा कोण है 69, तो तीसरा कितना आ जाएगा? अब कहोगे सर 180 डिग्री में से 71 और 69 को माइनस करना पड़ेगा, तो अपना आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 40 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 71 और 69 कितना होता है? 140, घटाया तो ये आ जाएगा 40। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये। तो काफी आसान क्वेश्चन था, नहीं समझ आ रहा तो एक बार फिर से देख लो जरा मैं क्या बता रहा हूं। यहां पर मैंने क्या किया था, क्वेश्चन पढ़ो, ये मैंने इसके स्ट्रेट खींच ली थी। अगर ये 111 है तो ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि सर 180 में से 111 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 69 आ जाएगा। क्यों माइनस करा? क्योंकि भाई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये आ जाएगा 69। क्लियर? अगर ये वाला 69 था तो ये वाला भी 69 है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये वाला 99 था, दिया हुआ है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि सर ये 180 डिग्री में से घटाना पड़ेगा, कितना आ जाता है? ये 71 आ जाएगा। और त्रिभुज में दो कोण दिया हुआ है, तो तीसरा कोण निकालना कौन सा मुश्किल है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये वाला अपना आंसर आ गया। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये वाला। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है, तो करके बताइए जरा कैसे होगा ये वाला। इन द गिवन डायग्राम AC पैरेलल टू BD और AE पैरेलल टू, ये देखो AE है ना, ये AE पैरेलल टू BF। इसके बाद CAB 130 है, FBG कितना है? 60 डिग्री है, तो x की वैल्यू बताइए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो करके बताइए जरा कैसे करेंगे इसको। देखो AC किसके पैरेलल है? यहां पर पैरेलल है BD के, क्योंकि दिया हुआ है। तो बताइए इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। तो समझ आ रहा ना, क्योंकि AC पैरेलल है BD के, तो इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो ये 130 है, और ये वाला अपा अगर y माने, ये y माने, तो y कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा ना, तो ये 50 डिग्री हो गया। और ये वाला एंगल अपा मान लेते हैं अल्फा, कोई नाम देना आप, अल्फा दे दो। अब मुझे बताइए सीधी रेखा में अगर एंगल कितने भी बना दो तो भाई उनका टोटल तो 180 रहेगा। एक सीधी रेखा में बना एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो यहां पर GD, ये वाली GD, ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में देखो ये वाला जो कोण है 50 डिग्री है, ये वाला एंगल अल्फा है, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। और टोटल 180 है, तो बताइए ये वाला कितना हो जाएगा? 60 और 50 110, तो 180 में से 110 गया, कितना हो जाता है? 70। तो ये वाला हो जाएगा 70। इसके बाद ये वाली लाइन भी पैरेलल थी, क्योंकि दिया गया यहां पे। तो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि सर 180 डिग्री में से 70 डिग्री माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 110 डिग्री आ जाएगा, और यही अपना आंसर है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा तो फिर से देख लीजिए। देखो ये 130 था, तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये वाला हो जाएगा 50। और अगर ये 50 है, ये वाला टोटल 60 है, तो इसको मैं अल्फा मानूं, तो अल्फा ये वाला कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर सीधी रेखा में बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री तो है, ये 50 डिग्री है, ये अल्फा है, और ये 60 है, तो अल्फा कितना हो जाएगा? 70, ये
70 डिग्री है। और इसके बाद AE पैरेलल है BF के, तो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। वही वाला लॉजिक है जो ऊपर बनाया मैंने। तो दूसरे वाला एंगल कितना हो जाएगा बताइए। आप कहोगे सर 180 में से 70 माइनस किया, 110 सही अपना आंसर है। क्योंकि मैं फिर से बोल देता हूं, एंगल EAB और एंगल FBX इनका टोटल 180 डिग्री है। अगर एंगल EAB अपने को पता करना है, दूसरे वाला 70 है, तो भाई एंगल EAB कितना हो जाएगा, एंगल EAB हो जाएगा 110 डिग्री, और यही अपना आंसर है। चलिए अब हम आगे करते हैं। ये वाला भी बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है, तो देखिए जरा करके। इन द गिवन डायग्राम फाइंड एंगल C। एंगल C ये वाला बताना है कि कितना है, X ले लेते हैं इसको। यदि ये दिया जाए कि AB पैरेलल है DE के और एंगल ABC 115 है, CDE 140 है, तो बताइए X कितना है। तो बिल्कुल वही है क्वेश्चन। देखो मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं, सीधी रेखा में बढ़ा देता हूं। तो AB पैरेलल है DE के, तो ये वाली लाइन भी पैरेलल हो जाएगी। और बताइए ये एंगल कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में 140 डिग्री अगर आप माइनस कर देंगे तो 40 डिग्री आ जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा 40 डिग्री। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए अगर ये 40 है तो ये वाला भी 40 हो जाएगा। इसके बाद एक सीधी रेखा में बना हुआ कोण कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये 115 है तो ये मेरे भाई कितना हो जाएगा, 180 माइनस 15 कितना होता है बताइए। 180 में से 15 घटाएंगे, ये हो जाता है 65। और ये बताना कोई मुश्किल नहीं है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। एक 65 है, एक 40 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा। आप कहोगे कि सर 65 प्लस 40 इक्वल टू 65 प्लस 40 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 180, 65 और 40 105, तो ये हो जाएगा 75। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा, ये आंसर आ जाएगा 75। नहीं पता लगा तो एक बार फिर से देख लो। देखिए AB क्या दिया हुआ है, एक सीधी रेखा में दिया गया है। यहां पे AB को मैं सीधे रूप में आगे बढ़ा देता हूं। तो यहां पर मैंने बताया था, इसको मैं y ले लेता हूं, कि इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, अगर ये 140 है तो मेरे भाई ये 40 ही होगा ना, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर नहीं पता लग रहा तो वीडियो दोबारा से देखो, मैं इसको यहां लिख देता हूं। ठीक, एंगल EDC प्लस एंगल, इसको K लिख देते हैं, एंगल DLK इक्वल टू 180 डिग्री और 140 प्लस DLK 180, तो ये DLK कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 40 डिग्री। और ये 40 है तो ये वाला भी 40 हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये देखिए ये 40 है तो ये वाला भी 40 हो जाएगा, इसलिए ये वाला भी 40 है। अब ये देखिए ये कितना हो जाएगा, एक सीधी रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री होता है, तो ये 115, तो ये वाला कितना हो जाएगा 180 माइनस 15, 115 कितना होगा बताइए। यहाँ पे ये हो जाएगा 65। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये 65 है, ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा आप बताएंगे। 180 में से आप 105 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 75। 105 क्यों, क्योंकि ये 65 और 40 105 होता है, इस वजह से। तो 75 डिग्री अपना आंसर आ गया। चलिए अब हम अगला करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, PQ और LM रेखा के बीच बना कोण कितना होगा यदि RS पैरेलल है PQ के,
यहां पर देखिए जरा ध्यान से कि ये एंगल है 25 डिग्री और ये वाला एंगल है 155 डिग्री। तो ये एंगल एल और एंगल एस आर एल, इनका टोटल कितना बन गया? एंगल एल है 155 और एंगल एस आर एल है 25 डिग्री, तो इनका टोटल बन गया 180 डिग्री। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, पॉइंट नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि अगर दो एंगल्स का टोटल, दो इंटीरियर एंगल का टोटल 180 डिग्री बन जाए तो वो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी, या फिर अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका बीच का टोटल 180 डिग्री बनेगा। यहां पर इनके बीच का टोटल 180 डिग्री बन रहा है ना, 155 और 25 180 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर आर एस पैरेलल है एल एम के, और यहां पर अपने को ये तो दिया हुआ है कि आर एस पैरेलल है पी क्यू के, क्योंकि ये दिया हुआ है। तो इससे अपने को यह साबित हो गया कि एल एम पैरेलल होगा पी क्यू के, यहां पर अपने को यह प्रूव हो गया। और अगर एल एम पैरेलल है पी क्यू के तो इनके बीच का बना हुआ कोण हमेशा 180 डिग्री होगा। यह मैंने आपको बताया था इस तरीके से। क्लियर होगा ना मैं क्या बता रहा हूं? क्योंकि अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं, दो लाइनें अगर पैरेलल होती हैं तो उनके बीच का कोण हमेशा 180 डिग्री होता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ये वाला। तो चलिए अब हम अगला करते हैं। नीचे दी गई आकृति में एबीसी का कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर पर पॉइंट एल है और एमएल बीसी के पैरेलल है, तो त्रिभुज बीएमएल क्या होगा? तो देखिए जरा दोबारा से आकृति में बी सी ए यानी कि ए बी सी का समद्विभाजक, इसका मतलब कि अगर ये x है तो ये वाला भी x हो जाएगा, और पॉइंट L पर है, बिल्कुल ये वाली चीज है, पॉइंट L पर है। ML पैरेलल है BC के, ऑब्वियसली तो BML क्या हो जाएगा? ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि काफी आसान है। देखो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये अगर पॉइंट x है, एंगल x है तो एंगल x हो जाएगा, और ये ऑल्टरनेट एंगल बराबर होता है, क्योंकि मैंने कहा था z बनना चाहिए। ये x है तो ये भी x है, और अगर ये x है तो ये x है ना, तो ये वाला भी x हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ये वाले एंगल में ये x है, ये वाला x है, तो BML, अगर दो एंगल बराबर हैं तो दो साइडें भी बराबर होंगी, और जिस ट्रायंगल की दो साइडें बराबर होती हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो अगर ना समझ आया हो तो फिर से देख लो। यहां पर दिया हुआ है कि एबीसी का एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक कौन सा है? ये कोण समद्विभाजक क्या होता है? कोण समद्विभाजक होता है जो एक कोण को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है। ठीक, तो ये BL कोण समद्विभाजक है, तो ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। अब यहां पर दिया हुआ कि ML पैरेलल है BC के, ML पैरेलल है BC के, तो देखिए जरा ध्यान से, ये x है तो ये वाला भी x हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो x है। इफ CBL x है तो BLM भी x हो जाएगा। तो अगर एक ट्रायंगल में दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी सामने वाली दोनों भुजाएं भी बराबर होती हैं। ठीक, तो इस वजह से ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ये वाला। तो बस ये एक आसान क्वेश्चन था कि ये x हो जाएगा
तो ये दूसरे वाला भी x हो जाएगा, और ये अगर x है तो ये वाले भी x हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण। तो इस वजह से ये वाला बराबर हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये। तो आगे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और इसको सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को। ठीक, तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगले पार्ट में हम मिलते हैं।